वैसे तो निखिल उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अचानक से उसने कृतिका की कमर पर अपना हाथ रख दिया। वो निभा के सवाल से गुस्सा था। उसने गर्व से अपने सर को उठाया और अपनी छाती को चौड़ी करते हुए बोला, मेरी कृति सबसे बेस्ट है, उससे बेहतर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तुम? निखिल ने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार घूरा, फिर बोला, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। ये निभा के लिए पहली बार था जब उसने निखिल को किसी को उसके निकनेम से पुकारते हुए देखा था, वो भी इतने प्यार से। मेरी कृति। उसने ये सच में दिल से कहा था, लेकिन जब वो निभा से बात कर रहा था तब उसके लिए उसके चेहरे पर घृणा और नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। और तो और उसके लिए वो अपनी घृणा को छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था। इतना कहने के बाद निखिल कृतिका का हाथ थाम कर वहां से चला गया। कार में बैठे हुए वो देर तक कृतिका के इमोशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा। फाइनली एक लंबी समय के बाद उसे एहसास हुआ कि कृतिका उससे जरा भी नाराज नहीं थी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कृतिका ने सवाल किया। अपना ध्यान कार ड्राइव करने में लगाओ। कृतिका के बोलने के अंदाज से निखिल को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो उससे गुस्सा है। निखिल ने बोल धोते हुए अपने हाथ को कृतिका के हाथ की तरफ बढ़ाया। कुछ देर तक उसके हाथ को थामे रहने के बाद जब उसने देखा कि कृतिका अपनी हथेली को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी, तो उसने उसके हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी थाई पर रख लिया। उसकी हथेली को अपनी थाई पर रखते ही उसे राहत सी मिलने लगी। वो बीच बीच में उसकी हथेली को थाम कर हल्का हल्का दबा भी रहा था। फिर कृतिका ने उसकी हथेली को थाम लिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम ठीक तो हो ना? निखिल ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए सवाल किया। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? उसके सवाल को सुनकर कृतिका कंफ्यूज हो गई। गुस्सा? पर किस लिए? निखिल की नजरें छोटी हो गई। नेबा मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आए, क्या इस बात को लेकर तुम मुझसे जरा भी गुस्सा नहीं हो? कृतिका कंफ्यूजन में कुछ नहीं कह पाई। तो उसके रिएक्शन के हिसाब से क्या वो ये चाहता था कि वो उस पर गुस्सा हो? मेरा गुस्सा तो कब का चला गया। अब मैं ये जानती हूँ कि तुम उस निभा से कितनी नफरत करते हो और मुझसे कितना ज्यादा प्यार। तो फिर किसी वाहियात लड़की को लेकर मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? मुझे तो इस बात का डर था कि अगर मैं तुमसे बार बार गुस्सा हुई तो तुम मुझसे चिढ़ जाओगे, जो कि हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। कृतिका ने ये सब कहने के बाद उससे सवाल किया, तो तुम उम्मीद कर रहे थे कि कहीं मैं तुमसे गुस्सा तो नहीं? निखिल ने तिराहट भरी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा थोड़ा। कृतिका मन ही मन खिलखिलाकर हंस पड़ी। साथ ही उसे खुद पर थोड़ा घमंड भी होने लगा। वो लड़का उससे इतना डरता था कि उसे धोखा देकर किसी दूसरी लड़की के करीब जाने का ख्याल उसके मन में कभी नहीं आने वाला था। वो तो उसे किसी लड़की के उसके करीब आने से जेलस भी फील करने का मौका ही नहीं देने वाला था। सैटरडे को कृतिका निखिल के साथ एक शॉपिंग मॉल में चली गई। उनके मॉल जाने का मेन कारण निखिल के बेडरूम को सजाने के लिए कुछ डेकोरेटिव चीजों को लेने का था। उसके बेडरूम में काफी खाली स्पेस था, इसलिए कृतिका ने रूम में रखने के लिए दो टाइनी टेबल, दो आर्म चेयर्स और एक झूलने वाले कंफर्ट चेयर ले ली। साथ ही उनकी दीवारों को सजाने के लिए भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स खरीदे। सभी चीजों को खरीद कर मॉल से वापस आने के बाद उन्होंने उन चीजों को जरूरत के अनुसार सेट कर दिया। ऐसा करते ही निखिल के रूम का स्टाइल पहले से काफी बदल गया। जो चीजें पहले से उस कमरे में मौजूद थी, उन्हें उनकी जगहों से हटाया नहीं गया। वो पहले जहाँ थे अभी भी वहीं सेटल थे। लेकिन कमरे में उन ब्राइट और कलरफुल चेयर्स को रखने के बाद जिन्हें कृतिका ने पसंद किया था, उस कमरे में एक नई जान आ गई। दीवारों की हल्की सजावट के बाद फाइनली अब ये लगने लगा था कि उस कमरे में कुछ लोग रहते हैं। एक हफ्ते की बीत जाने के बाद निखिल का बर्थडे भी आ गया। बर्थडे की बात की जाए तो किस्मत से जिस दिन निखिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला था, उसी दिन मिस्टर साइको को ऑफिशियली थिएटर में दिखाया जाना बंद किया जा रहा था। वहीं स्पेशल अटैक फोर्स को पिछले हफ्ते ही इंडिया के हर थिएटर से हटा लिया गया था। आखिर में जो फिल्म एक बड़े एम्बिशन के साथ इंडिया में रिलीज की जाने वाली थी, जिसके पास रिलीज के पहले ही अपना एक फैन बेस था और जो इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी बनने का सपना देख रही थी, रिलीज होने के बाद इंडिया में रिलीज की गई हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी बनकर सामने आई। फिल्म ने अपने होल रन में मुश्किल 48 करोड़ की कमाई की और इंडिया के साथ साथ हॉलीवुड में भी एक मजाक का विषय बनकर रह गई। साथ ही साथ ये पहली हॉलीवुड मूवी थी जिसे इंडिया के सभी सिनेमा ऑपरेटर्स ने टाइम से पहले अपने अपने थिएटर से हटा लिया था। साथ ही साथ फॉरेन फिल्मों की लिस्ट में ये इस साल की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी की लिस्ट में भी शामिल हो गई।
वही बात मिस्टर साइको की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो फिल्म ने इंडिया में 621 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। वो सब काफी प्राउड फील कर रहे थे कि किसी डेब्यू डायरेक्टर की मूवी साल की सबसे बड़ी हिट बन गई थी। पल भर में मिस्टर साइको और उसकी कास्ट गूगल पर सर्च किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में टॉप पर आ पहुंचे। किसी अनजान बंदे को एक न्यूज मिली जिसे उसने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट में उसने बताया था कि मिस्टर साइको के हिट होने के बाद कृतिका को फिल्म की प्रॉफिट में भी एक हिस्सा मिलने वाला था, क्योंकि कृतिका एक मुश्किल समय में तल्पेश की फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई थी। इसलिए उसके लिए अपना आभार जाहिर करने के लिए तल्पेश ने उसके कॉन्ट्रैक्ट में फिल्म से होने वाली प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी मेंशन की थी। इस वजह से मिस्टर साइको ने जब बॉक्स ऑफिस पर फाइनली 621 करोड़ की कमाई कर ली, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के बाद तल्पीश और कृतिका को ही हुआ। अचानक से मुझे ये रियलाइज हुआ कि कृतिका की पिछली मूवी फाइट क्वीन पिछले साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी में टॉप 5 में थी, और अब उसकी दूसरी मूवी भी इस साल कमाई करने के मामले में पहली पोजीशन पर आ चुकी है। इन दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सीधे सीधे कहूँ तो कृतिका खुद एक रिकॉर्ड मेकर है। ट्विटर पर आए इस पोस्ट को तुरंत ही कुछ इंटरनेट यूजर्स ने अपोज किया। कृतिका के फैंस से मेरी गुजारिश है कि वो हर बात की क्रेडिट कृतिका को देना बंद करे। फाइट क्वीन और मिस्टर साइको की सक्सेस उन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर्स के हार्ड वर्क का नतीजा है, न कि कृतिका की एक्टिंग का। इसलिए उसके बारे में ये बढ़ा चढ़ाकर हर बात कहना बंद करो। मैं न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं हेटर हूँ और ना ही सपोर्टर। और फिर भी मैं एक बात एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों फिल्मों को जितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कृतिका का हाथ तो जरूर है। अगर कृतिका ने इन मूवीज को अपने पीआर एक्सपर्टीज से पॉपुलर नहीं बनाया होता, तो आज इनकी कमाई बमुश्किल ही 100 करोड़ के पास पहुंच पाती। बिल्कुल सही बात अगर मिस्टर साइको की करें तो ये फिल्म काफी अच्छे टाइम पर रिलीज हुई थी। पहले इसने मिलन की उस घटिया वीएफएक्स वाली फिल्म को पटकने दी, फिर इसे टॉम और निभा जैसे बेदिमाग लोगों की मूवी का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने हम दर्शकों को इस कदर उकसाया कि हम उसकी फिल्म स्पेशल अटैक फोर्स से नफरत करने लगे और भावनाओं में बहकर जान बूझकर बार बार मिस्टर साइको को देखने के लिए थिएटर गए। यही वो इकलौती वजह है जिसके कारण मिस्टर साइको बॉक्स ऑफिस पर 621 करोड़ का शानदार कलेक्शन करने में कामयाब हुई। लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं तो कृतिका ही है ना। अगर स्पेशल अटैक फोर्स के सामने कोई और मूवी होती तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाइट के वो फ्लॉप हो जाती। खासकर तब जब हमारे बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स एकदम डरपोक हैं। डायरेक्टर टॉम और उसकी टीम के उन्हें नीचा दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, मानो वो बंदा डायरेक्टर्स का भगवान हो। इसलिए अगर किसी और डायरेक्टर की फिल्म टॉम के फिल्म के साथ रिलीज हुई होती, तो वो किसी भी तरह से उसकी फिल्म के साथ कॉम्पीट करने की जगह चुपचाप उससे हार मान लेते। इससे क्या होता, वो बदतमीज टॉम और भी ज्यादा टींगे मारता और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नीचा दिखाता। उसकी मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाती और वो हमारे पैसे कमाकर हमें ही ताने देकर यहाँ से चला जाता। लेकिन कृतिका, तल्पेश और उसकी टीम के लोग टॉम और उसकी टीम के घटिया बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृतिका ने तो अपनी पीआर स्किल्स से स्पेशल अटैक फोर्स पर कहर ही ढा दिया। अपनी पीआर स्किल्स से न सिर्फ उसने अपनी फिल्म मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इजाफा किया, बल्कि उस वक्त रिलीज हुई कुछ दूसरी नेटिव फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आई ग्रोथ का कारण भी बनी। मेरे ख्याल से ये दोनों महीने हमारे बॉलीवुड मूवीज के लिए बहुत अच्छे थे। इस दौरान कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्में ही रिलीज हुई। इसलिए मिस्टर साइको के हिट होने का सारा क्रेडिट अकेले कृतिका को देना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। ये गलत बात है। कृतिका के हेटर्स उसकी मेहनत और कोशिशों को इग्नोर कर मिस्टर साइको की सक्सेस का पूरा क्रेडिट अकेले फिल्म के डायरेक्टर को दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। जैसा कि मिस्टर साइको की मेन कास्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, इस फिल्म में काम करते हुए उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसलिए फिल्म के हिट होने का क्रेडिट फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू को जाता है, ना कि अकेले कृतिका को। हाँ, कृतिका ने उस कास्ट में रहते हुए मौका मिलने पर खुद को फ्रंट पे ला खड़ा किया। उसने स्पेशल अटैक फोर्स को ही यूज कर मिस्टर साइको की कम हो रही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक नई जान डाल दी, जिससे कि स्पेशल अटैक फोर्स हिट होने की जगह फ्लॉप हो गई। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे कोई भी आसानी से कर ले। इसलिए हमें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मिस्टर साइको ने जो कमाई बॉक्स ऑफिस पर की है, उसमें कृतिका का कुछ तो हाथ है। उसकी पहली फिल्म फाइट क्वीन और दूसरी फिल्म मिस्टर साइको ने लो बजट में बनने वाली मूवीज को लेकर लोगों के नजरिए को बदल दिया है। अब हम इतना तो समझ गए हैं कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो एक लो बजट फिल्म भी साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन सकती है।
कितनी शानदार बात है ना ये। हाँ, वो तो है। कोई माने या ना माने, कृतिका एक बहुत ही काबिल लड़की है। जहाँ तक मुझे याद है, कृतिका को मिस्टर साइको के लिए लास्ट मोमेंट पर कास्ट किया गया था। तब उसने बिना किसी पैसे की डिमांड के फिल्म को साइन किया और फिल्म के डायरेक्टर को एक बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तब तलपेश ने उसे अपनी फिल्म की प्रॉफिट में शेयर देने की बात उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवाई। तब शायद तलपेश को भी नहीं पता होगा कि उसकी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। उसने सोचा होगा कि लो बजट में बन रही उसकी फिल्म ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 करोड़ का बिजनेस करेगी। लेकिन उसने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिस्टर साइको 621 करोड़ का बिजनेस करेगी। अगर कृतिका को फिल्म की प्रॉफिट शेयरिंग में 5% का भी हिस्सा दिया जाता है तो उसे 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो आज के समय में किसी भी फिल्म की लीडिंग लेडी को नहीं दी जाती। उसका पीआर वर्क इतना शानदार है कि वो एक्टिंग को छोड़कर अपने अपने पीआर वर्क से ही अरबों की कमाई कर सकती है। हे, ऐसा मत कहो यार। कृतिका की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसलिए कभी भूल से भी ये ख्याल दिल में ना लाओ कि वो एक्टिंग ना करके सिर्फ अपने पीआर वर्क पर ध्यान दे। कृतिका की एक्टिंग के साथ साथ उसकी पीआर स्किल्स ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग ही रोमांच पैदा कर दिया है। कुछ वक्त पहले डायरेक्टर्स ने अपने फिल्मों के एक्टर से ही फिल्म का गाना गवाने का ट्रेंड शुरू किया था। अब कृतिका के कारण इंडस्ट्री में एक ट्रेंड और चालू होगा। अब डायरेक्टर्स अपने फिल्म के एक्टर्स से ही फिल्म के पीआर वर्क को हैंडल करवाना चाहेंगे और वैसे ही एक्टर्स को फिल्मों में साइन करेंगे जो कि पीआर सेक्टर को समझते हो। इससे एक बात और भी साबित होती है कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कृतिका एक समझदार और नेक दिल लड़की है और अब फाइनली उसे अपनी कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है। अरे, इस हंसी का क्या मतलब? कुछ नहीं, वो मुझे सोनाली याद आ गई। जब उसे ये फिल्म ऑफर हुई थी तो थोड़ी से ज्यादा पैसों के लालच में उसे इस फिल्म से हाथ धोना पड़ गया। अब कृतिका को देखो, मिस्टर साइको से उसे कितना फायदा मिल रहा है। वो लगातार पॉपुलर हो रही है। अगर तुमने ये फिल्म की होती तो शायद तुम्हें पैसे कम मिले होते, लेकिन इस फिल्म में काम करने से तुम्हें तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो वापस मिल गई होती। अब देखो, तुम कहाँ किसी पुरानी किताब की तरह किसी लाइब्रेरी के कोने में ऐसे पड़ी हो जहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। ऊपर जिसका कमेंट आया है वो एकदम गलत है। अगर इस फिल्म में कृतिका की जगह सोनाली ने काम किया होता तो ये फिल्म उतनी बड़ी हिट कभी होती ही नहीं जितनी ये आज है। हो सकता है कि तब सोनाली की वजह से ये फिल्म बेफ्लॉप हो जाती और तब उसकी खोई पॉपुलैरिटी का उसे वापस मिलना इम्पॉसिबल होता। सीधे से कहूँ तो अपॉर्चुनिटी और एबिलिटी दोनों ही किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना तो तय है कि कृतिका के बिना मिस्टर साइको 600 करोड़ के ऊपर का बिजनेस तो कभी भी नहीं कर पाती। उसके बिना ज्यादा से ज्यादा फिल्म ने 40 या 50 करोड़ का बिजनेस किया होता। हाँ, लेकिन इसमें काम करके सोनाली फिर से फिल्मों की नजरों में आ जाती। शायद फिल्म 50 करोड़ के ऊपर का बिजनेस भी कर लेती। तब उसकी गलतियों को भूलकर लोग फिर से उसे एक्सेप्ट करने लगते। मैं बस इतना जानना चाहूंगी कि इस वक्त सोनाली कितना पछता रही होगी। शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरने जितना। पता नहीं वो किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रही होगी। हमें उससे क्या, वो ये सब डिजर्व करती है। उसका करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इन कमेंट्स को सौमिता भी देख रही थी। इन्हें देखने के बाद वो हैरान होते हुए चिढ़ उठी। जब उसने उन कमेंट्स को वीरेंद्र और सोनाली को दिखाया तो वो दोनों ही सदमे में चले गए। तुम ये सब हमें दिखाकर क्यों परेशान कर रहे हो? वीरेंद्र ने चिढ़ते हुए कहा। इन दिनों वो बात बात पर सौमिता से चिढ़ जाया करता था। पहले जब वहां राठौर भवन में कृतिका भी रहा करती थी तब उसकी तुलना सोनाली से की ही नहीं जा सकती थी। तब ना तो उसकी पढ़ाई सोनाली से बेहतर थी, ना उसका काम सोनाली जितना अच्छा था और ना ही वो सोनाली की तरह स्मार्ट और बोलने में तेज थी। पूरे दिन उसे किसी पुराने घुन लग चुके लकड़ी के ढेर की तरह देखा जाता था, जिसे देखकर ही देखने वालों के मन में बोरियत पैदा होने लगती थी। वो बार बार सबसे चिढ़ जाया करती थी, मानो पूरी फैमिली पर उसने कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। कृतिका ना आज ऐसी है, ना वो पहले कभी ऐसी थी। वीरेंद्र का उसे इस नजर से देखने का कारण सौमिता और सोनाली थे, जो कि बार बार उसके सामने कृतिका को नीचा दिखाया करती थी, जिससे वीरेंद्र भी उससे नफरत करने लगा था। जब भी वो कुछ अच्छा करती और वीरेंद्र उससे खुश होता और उसे इस बात का एहसास होता कि उसकी बड़ी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है जितना बुरा वो उसे समझता है, तब तब सौमिता और सोनाली उसके सामने कृतिका की बुराई कर उसका ब्रेन वॉश कर देते थे, जिससे कि कृतिका से खुश होकर उस पर प्राउड फील करने की जगह वीरेंद्र उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगता था। कृतिका का कुछ भी अच्छा करना उसकी नजरों में बुरा बन जाता था।
कभी कभी वीरेंद्र अनुराधा के बारे में भी सोचता था। वो ये याद करता था कि कृतिका अनुराधा और उसकी बेटी थी। वो उसकी बड़ी बेटी थी, जिसे पहले वो दिलो जान से प्यार करता था। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कुछ सोचता, सौमिता सोनाली के साथ मिलकर उसे लेकर ऐसी ऐसी घटिया बातें करने लग जाती कि उसके मन में कृतिका के लिए उमड़ा सारा प्यार गायब होकर नफरत पे बदल जाता था, जो कि उन दोनों के लिए कॉमन दुश्मन कृतिका थी। इसलिए वो दोनों ही वीरेंद्र के सामने हर बार ऐसा दिखाते थे कि कृतिका ने उनके साथ गलत किया है। इससे वीरेंद्र को लगता था कि वो दोनों माँ बेटी मासूम और कमजोर है, जिन्हें आसानी से टॉर्चर किया जा सकता है और जिन्हें उसकी बड़ी बेटी परेशान कर रही है। अब सौमिता की तरह वीरेंद्र भी कृतिका के खिलाफ था, इसलिए वो दोनों ही हमेशा उससे झगड़ा किया करते थे। वो कृतिका से इस कदर नफरत करता था कि उस घर में उसे उसके सिवाय और कोई बुरा नजर ही नहीं आता था। सौमिता की गलतियां भी उसे कभी दिखाई नहीं देती थी। कृतिका का सौमिता से बहस करना भी सौमिता की गलतियों को वीरेंद्र की नजरों में छिपा देता था। उसे हमेशा यही लगता था कि सौमिता कमजोर है और उसे उसके सपोर्ट की जरूरत है। उसकी और सौमिता दोनों के लिए ही कृतिका उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर बने हुए थे। एक दूसरे की कोई भी गलती उन्हें दिखाई ही नहीं देती थी। आखिर में कृतिका ने राठौर फैमिली से किनारा कर लिया। वो उनसे दूर चली गई और ऐसा करते ही उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। पीआर सेक्टर में ना सिर्फ उसे एक भगवान का दर्जा मिला, बल्कि जिन फिल्मों में उसने काम किया वो भी बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बनाने लगे। उसकी पिछली मूवी फाइट क्वीन भले ही साल की सबसे बड़ी हिट मूवी की लिस्ट में 5वीं पोजीशन पर आई थी, लेकिन उसकी दूसरी मूवी मिस्टर साइको ने साल की सबसे बड़ी मूवी के साथ साथ बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी बनने का मुकाम हासिल कर लिया। पहले फिल्म से उसने एक डेब्यू एक्टर के लिए जो रिकॉर्ड बनाया था, अपनी दूसरी फिल्म से उसने खुद ही उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जहां कृतिका का करियर दिन पर दिन बेहतर होता गया, वहीं सोनाली का करियर हर दिन के साथ डूबता गया। सोनाली की एनर्जी, उसका स्पिरिट कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा था। वो हमेशा कृतिका की खुशियों से जला करती थी और अपनी बेटी के बर्बाद होते करियर को बचाने के लिए वीरेंद्र को कोई नई तरकीब निकालने के लिए कहती थी, जो कि वीरेंद्र कर ही नहीं पा रहा था। और इस वजह से वो खुद को नाकाबिल समझकर शर्मिंदा महसूस करने लगा था। सौमिता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और वो बार बार वीरेंद्र को शर्मिंदा महसूस करवाते ही जा रही थी। कृतिका की उनकी जिंदगी में ना होना सौमिता के असली रंग को वीरेंद्र के सामने ले आया था। वीरेंद्र को अब सौमिता में उसके लिए जरा भी अपनापन और फिक्र का एहसास नहीं दिखाई देता था, जिस वजह से वो अब उसे पहले की तरह अट्रैक्टिव नहीं लगती थी और वो हर वक्त उससे चढ़ा हुआ रहता था। कृतिका से जुड़ी खबर को देखने के बाद सौमिता इतनी शॉक्ड थी कि उसका ध्यान उसे लेकर वीरेंद्र के मुंह से निकले घटिया टोन पर गया ही नहीं। तुम लोगों ने ये खबर देखी या नहीं? इंटरनेट पर बताया जा रहा है कि मिस्टर साइको में काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कृतिका ने साइन किया था, उसमें फिल्म को होने वाली प्रॉफिट में उसे परसेंटेज दिया जाना भी तय किया गया था। फिल्म ने वैसे भी 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की है। भले ही हम नहीं जानते कि फिल्म को होने वाले प्रॉफिट में से कृतिका को कितना परसेंट शेयर दिया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे उसे एक छोटी ही परसेंटेज क्यों ना मिले, वो परसेंट एक बहुत बड़ी रकम होगी, सौमिता ने कहा। सोनाली सौमिता की बात सुनकर फिर से सदमे में चली गई। कहाँ पढ़ा ये आपने मॉम? ट्विटर पर, सौमिता ने अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कहा। ये खबर इस वक्त ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तुम खुद भी ट्विटर पर ही न्यूज देख सकती हो। सोनाली तुरंत अपने मोबाइल से ट्विटर पर एक्टिव हुई। उसने देखा कि वो न्यूज सच में ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर थी और इंटरनेट यूजर्स उसे भी ट्रोल करने में लगे हुए थे। सोनाली ने खुद भी इस बारे में कई बार सोचा था। कृतिका का रोल एक्चुअल में उसका था। अगर सौमिता की बातों में ना आकर उसने पैसे बढ़ाने का लालच नहीं दिखाया होता, तो भले ही उसे मिस्टर साइको में काम करने के लिए कम पैसे मिल रहे होते। अगर उसने उस फिल्म में काम किया होता तो इस वक्त इंटरनेट यूजर उसके बारे में पैशनेटली बात कर रहे होते और जिसकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ी होती वो खुद सोनाली होती, ना कि कृतिका। बात जब उसकी खोई हुई पॉपुलैरिटी के दोबारा बढ़ने की थी, तो उसे अपने काम के लिए मिलने वाली कम सैलरी की जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सोनाली ने सीधे सीधे सौमिता को ब्लेम किया। आपका बार बार ये कहना कि तुम्हें मिस्टर साइको में काम करने के लिए काफी कम पैसे मिल रहे हैं, इसके कारण ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के लास्ट मोमेंट पर मैंने अपनी फीस बढ़ाने की डिमांड की और ऐसा करते ही मुझे बिना किसी वार्निंग के फिल्म से बाहर निकाल दिया गया।
अगर मैं आपकी बातों में नहीं आती ना, तो आज वो फिल्म मेरी होती। कृतिका के पास मुझे मिलने वाली लाइमलाइट को चुराने का कोई मौका नहीं होता। इस फिल्म से जो पॉपुलैरिटी कृतिका को मिली है वो मेरी होती और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा होता। सौमिता के चेहरे पर गिल्टी फील करने वाले एक्सप्रेशंस उभर आए थे। सोनाली ने कुछ गलत नहीं कहा था, ये सारा झोल उसी के कारण हुआ था। जब सोनाली को मिस्टर साई को ऑफर हुई थी तब उसने लालच दिखाया और सोनाली के मन में ये बात डाली कि उसे इस फिल्म के लिए काफी कम पैसे मिल रहे हैं और उसे अपनी फी बढ़ाने की डिमांड करनी चाहिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोनाली को उस बेहतरीन फिल्म से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अचानक से न जाने कैसे सौमिता कॉन्फिडेंट होने लगी। साथ ही उसे ये भी लगने लगा कि उसने कोई भी गलती नहीं की है। उसने अपने सीने को चौड़ा किया और अपने सिर को गर्व से ऊपर उठाते हुए वो सोनाली के सामने आकर खड़ी हुई। तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो? तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि कृतिका को उस फिल्म के लिए कितनी सैलरी मिल रही है? हाँ, वो सब इंटरनेट यूजर्स इसे कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कृतिका ने मुश्किल वक्त में तलपेश की हेल्प की। क्या सच में वो लोग कृतिका की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो कोई खिलता हुआ फूल हो? वो हेल्पफुल है और ज्यादा नखरे नहीं दिखाती, वो किसी के उस पर किए गए एहसान को याद रखती है। एक तरफ उसकी हर एक बात की तारीफ की जा रही है और दूसरी तरफ जो लोग कृतिका की तारीफ कर रहे हैं वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। सच तो ये है कि ये सब कृतिका की चाल थी। उसने जानबूझकर फिल्म को साइन कर दे वक्त फिल्म में काम करने के लिए पैसों की कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि उसे तुम्हारे करियर को बर्बाद करना था। जब उसने फिल्म साइन करते हुए पैसों की कोई डिमांड नहीं की तो फिल्म के डायरेक्टर ने उससे खुश होकर उसे फिल्म की प्रॉफिट में परसेंटेज देने की बात कह दी होगी। अपनी घटिया चालों को चलकर उसने फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। ये सब उसने सोच समझ कर किया होगा। 600 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उसे कितना हिस्सा मिल सकता है? अगर उसे फिल्म की प्रॉफिट से 1% भी शेयर दिया जाता तो वो रकम भी 6 करोड़ होगी, जो तुम्हें ऑफर की गई 50 लाख की फी से काफी ज्यादा है। फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। उस फिल्म की क्रू ने भी कृतिका की मदद की होगी तुम्हारा फायदा उठाने में। उसने तुमसे तुम्हारी मूवी छीन ली, खुद के लिए हेल्पफुल और ग्रेटफुल का दर्जा भी हासिल कर लिया। जो सैलरी उसे अभी मिलने वाली है, क्या उसे देखकर भी तुम्हें ये लगता है कि मिस्टर साइको में काम करने के लिए फी को बढ़ाने की बात कर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? सौमिता की बातें सुनकर सोनाली के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। वो ये बात तो अच्छे से समझती थी कि सौमिता की कही गई हर एक बात कुछ हद तक झूठ थी। वो ये सब इसलिए कह रही थी ताकि जो इल्जाम अभी अभी उसने उस पर लगाया था वो उस पर से हट जाए। लेकिन उसने इन बातों को भी बड़े ही शानदार ढंग से कहा था। साथ ही उसकी कुछ बातें भी कुछ कुछ सही थी। आखिर कृतिका ने सोनाली का नाम सुनकर ही तो मिस्टर साइको में काम करने के लिए हाँ कहा था। वही सोनाली खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि अगर तब उसे मिस्टर साइको से रिप्लेस नहीं किया गया होता तो आज जो पॉपुलैरिटी कृतिका को मिल रही थी वो उसकी होती। वीरेंद्र, सौमिता ने बेचारी सी आवाज में कहा, सोनाली को कृतिका ने धोखा दिया है। मेरी बच्ची इतनी मासूम है कि वो कृतिका की चालों में बार बार फंस जाती है। अपनी मासूमियत के कारण वो कभी कृतिका से जीत ही नहीं सकती। भले ही वीरेंद्र अंदर ही अंदर सौमिता से पूरी तरह चिढ़ा हुआ था, लेकिन सोनाली से जुड़ी बात को लेकर वो उससे सहमत था। उसे फिर से अपनी चाल में फंसता देखकर सौमिता ने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखों में आई चमक को छुपा लिया। वीरेंद्र, कृतिका अब एक अमीर लड़की बन गई है। देखा जाए तो उसके पास इस वक्त इतने पैसे होंगे जितने किसी छोटी प्राइवेट कंपनी के मालिक के पास होते हैं। ये बताकर तुम कहना क्या चाहती हो? वीरेंद्र ने बेरुखी से सवाल किया। क्यों ना तुम कृतिका से वो पैसे ले लो और उन पैसों से सोनाली के लिए कोई बढ़िया वेब सीरीज तैयार करो। उसके इस आइडिया से वीरेंद्र झल्ला गया। ये बात सौमिता ने भी नोटिस की, इसलिए उसने तुरंत अपने आइडिया में बदलाव किया। शायद वो सोनाली की हेल्प करने के नाम पर तुम्हें पैसे ना दे, लेकिन वो तुम्हें तो पैसे दे ही सकती है। वो तुम्हारी बेटी है, उसने पहली बार इतनी बड़ी रकम कमाई है। ऐसे में कोई भी उसे ठग सकता है। इससे पहले कि वो किसी ऐरे गैरे को अपने पैसे खर्च करने के लिए दे दे, तुम उससे वो पैसे ले लो। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पैसे देने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तुम्हारी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो ऐसे में कृतिका से पैसे लेकर तुम उन पैसों को अपनी कंपनी में भी लगा सकते हो। एक बेटी होने के नाते मुश्किल वक्त में उसे तुम्हारी हेल्प करनी ही चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? वीरेंद्र ध्यान से सौमिता की बातों को सुन रहा था। फाइनली उसे लगा कि सौमिता ने कुछ ऐसा कहा था जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। वीरेंद्र, अब जब तुम्हारी कंपनी बड़ी मुश्किल से खुद को घाटे में जाने से रोक पा रही है,
तो मैं ये बात समझती हूँ कि इस वक्त तुम में इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम सोनाली की कोई हेल्प कर सको, लेकिन कृतिका तो सोनाली और तुम्हारी दोनों की हेल्प कर सकती है ना। कृतिका से पैसे लेकर तुम अपनी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हो, और जब तुम्हारी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल जाएगी तो फिर सोनाली की मदद करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सौमिता ने तेजी से अपनी बात कही, साथ ही उसने सोनाली को इशारा भी किया। सोनाली ने तुरंत अपनी धूर्त माँ का इशारा समझ लिया और वो भी उसके ड्रामे में शामिल हो गई। डैड, बड़ी दी भले ही इस घर को छोड़कर हमसे दूर चली गई है, लेकिन है तो वो अब भी इस परिवार का हिस्सा ही। वो एक राठौर है, वो आपकी बेटी है। इस जिंदगी में तो वो आपसे अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएंगी। शायद वो अपना सरनेम बदल ले, लेकिन वो अपनी रगों में बहते आपके खून को तो नहीं बदल सकती है ना। उनकी रगों में बहता खून आपका है, उनकी बॉडी पर जो फ्लैश और बोन्स है वो सब भी आपके ही कारण है। चाहे वो इस बात को कितना भी क्यों ना नकार दे, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी तो आपकी ही बेटी ना। जब वो खुद को संभालने के काबिल नहीं थी तो उनकी परवरिश किसने की? आपने। आपने बिना किसी शिकायत के उनका लालन पालन किया। अब जब वो रिच हो गई है तो क्या वो अपने परिवार को भूल जाएंगी जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया? वो हमेशा के लिए इस घर का एक हिस्सा रहेंगी, और इस नाते उन्हें वक्त बेवक्त इस परिवार का सदस्य होने का अपना फर्ज भी निभाना होगा। सोनाली आगे कहती रही, मैं जानती हूँ कि वो मुझे और माँ को पसंद नहीं करती और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं, लेकिन वो आपकी बेटी है और उन्हें आपकी बेटी होने का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। मैंने सही कहा ना डैड? वीरेंद्र को दिल से ये एहसास हो रहा था कि सोनाली की बातों में एक लॉजिक था। कृतिका ने उनके घर को पिछले साल छोड़ा था और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन उससे पहले पिछले 22 सालों तक तो उसने ही उसकी परवरिश की थी। उसने सालों तक कृतिका का लालन पालन किया। ऐसे में अब एक बेटी होने के नाते उसे अपने पिता की सेवा करने का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। उसे उसकी हेल्प हर कीमत पर करनी होगी। हाँ। सौमिता ने नफरत से अपना मुंह ऐंठ लिया, फिर वो अपनी बेचारी सी आवाज में बोली, एक आम परिवार में भी जब घर का कोई बच्चा पैसे कमाने लगता है तो वो अपने कमाए सारे पैसे अपने पिता को दे देता है। वो तुम्हारी बेटी है, उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुम उसे उसके कमाए सारे पैसे भी ले लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सौमिता का बोलने का अंदाज लाचारी भरा था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसे कहने के बाद उसने देखा कि वीरेंद्र का खुद का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर सौमिता के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। वो समझ गई थी उसके कहने से पहले ही वीरेंद्र कृतिका से उसके कमाए गए सारे पैसे लेने के बारे में सोच रहा था। सच में इससे नीच इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता था। क्या वीरेंद्र को ऐसा लग रहा था कि इन कुछ दिनों में वो उससे चिड़ा चिड़ा रह रहा है और बात बात पर उससे गुस्सा हो जाता है? इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सालों से एक साथ रह रहे थे और हर दिन एक दूसरे को देख रहे थे। उससे शादी करने के इतने सालों बाद वो वीरेंद्र की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी, फिर उसे ये कैसे पता नहीं चलता कि उससे वो चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा है? उसे वीरेंद्र के बिहेवियर में आए बदलाव के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो जानबूझकर इस बात से अनजान बनी रही। चाहे जो भी हो, उसके कमाए गए पैसों का कुछ हिस्सा तो उसे तुम्हें देना ही चाहिए। उसके कमाए गए पैसों पर एक पिता होने के नाते तुम्हारा भी हक बनता है। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए उसे तुम्हारी हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सौमिता ने कहा। उसके इस स्टेटमेंट ने वीरेंद्र के मन में चल रही सभी उलझनों को दूर कर दिया। वो काफी रिलैक्स फील करने लगा। डैड, मैंने पहले ये बात आप सबसे कभी नहीं कही, लेकिन मैं और कृतिका दोनों अब एक ही क्लास में हैं। अब जब बड़ी दी दिन पर दिन फेमस होती जा रही हैं, तो मेरे गिरते करियर ग्राफ के कारण उस क्लास में मैं एक मजाक बनकर रह गई हूँ। ये कहते हुए सोनाली के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। वो सभी क्लासमेट्स अभी भी इंटरनेट पर मेरा मजाक उड़ाकर हंस रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती। मेरे अंदर मरने के ख्याल आने लगे हैं। उसकी बात सुनते ही सौमिता ने तड़प कर सोनाली को गले से लगा लिया। तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? सोनाली ने थोड़ा घबराते हुए वीरेंद्र की तरफ देखा। डैड पहले ही काफी बिजी थे। उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर काफी चिंता थी। ऐसे में मैं उन्हें कुछ भी कैसे बताती? अगले ही पल सोनाली की आंखों में आंसू छलक आए। मेरा करियर तो बर्बाद हो चुका है। मैं जहां भी जाती हूँ बस एक मजाक बनकर रह जाती हूँ। मैं ऐसी जिंदगी कैसे जी सकती हूँ? सोनाली ने जो कहा था उसे सुनकर वीरेंद्र का दिल भी तड़प उठा।
तुम निराश ना हो मेरी बच्ची, तुम्हारी मॉम डैड सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, सौमिता ने तेजी से कहा। एक ऐसा आइडिया जिससे कि कृतिका के पैसे को लेने के बाद वीरेंद्र तुम्हें उन पैसों में से एक पैसा भी सोना के कमबैक पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और इंडस्ट्री में उसका एक ग्रैंड कमबैक भी हो जाएगा। कैसा आइडिया? वीरेंद्र की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि उसे सोनाली के कमबैक पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो वो तुरंत सौमिता के लिए पहले वाला प्यारा वीरेंद्र बन गया। पहले जब उसकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी तब उसे सोनाली के करियर पर चाहे कितने भी पैसे क्यों ना खर्च करने पड़ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा तब कृतिका भी उनके साथ ही रहती थी। ऐसे में उसे हमेशा यही फील होता आया था कि उसका सोनाली पर पैसे खर्च करना वो डिजर्व करती थी। वैसे सच कहा जाए तो दोनों उसकी ही बेटियां थी, इसलिए उसे इस कदर गिर कर एक बेटी का दुश्मन और दूसरी बेटी का गार्डियन एंजल नहीं बनना चाहिए था। वो दोनों ही उसके प्यार की बराबर हकदार थे। लेकिन वीरेंद्र के अंदर कंजूसी कूट कूट कर भरी हुई थी। कहीं उसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़ जाए, इसलिए अपनी दो बेटियों में से उसने सिर्फ एक बेटी की ही ख्वाहिशों को पूरा करना तय किया और सिर्फ उसी पर अपनी दौलत लुटाता आया। साथ ही साथ सौमिता का हर रोज बिस्तर पर सोने के वक्त उसके कान भरना कि कृतिका कितनी बुरी है और सोनाली कितनी अच्छी है, इसके कारण उसे भी लगने लगा था कि सोनाली कितनी खास है उसके लिए और कृतिका कोई कूड़े का ढेर। उसके हिसाब से कृतिका के लिए उसने एक पिता का फर्ज निभा दिया था और उसके जैसी बेहया लड़की को 3 वक्त का खाना देकर वो उस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वीरेंद्र के हिसाब से कृतिका जैसी वाहियात लड़की पर पैसे खर्च करने से अच्छा उसके लिए अपने पैसे बचाना था। और फाइनली जब कृतिका उसके घर को और उसे छोड़कर चली गई तो उसने अपना पूरा ध्यान सोनाली के करियर को बनाने में लगा दिया। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी सोनाली का करियर संभला नहीं। उसने पैसे पानी की तरह सोनाली के फिल्मी करियर को बचाने के लिए लगाए, लेकिन उसका करियर ग्राफ लगातार नीचे की ओर गिरता रहा। अब तो नौबत ऐसी आ गई थी कि उसकी खुद की कंपनी लॉस में जाने लगी थी। फिर वो सोनाली पर और पैसे खर्च कैसे करता? उसके ग्रो कर रहे बिजनेस में अचानक से एक स्थिरता आ गई थी। कई क्लाइंट्स उसे दिए गए अपने ऑर्डर को कैंसिल कर चुके थे और कई पुराने ट्रस्टेड क्लाइंट्स न जाने क्यों पर अब उसके साथ बिजनेस डील नहीं करना चाहते थे। कंपनी को हो रही प्रॉफिट पिछले 6 महीने में पहले से आधी हो गई थी, वो भी तब जब वीरेंद्र दिन रात अपने बिजनेस को संभालने में लगा हुआ था। अगर वो जरा भी केयरलेस होता तो शायद अब तक उसके बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई होती। इस सिचुएशन में वो चाहकर भी सोनाली के करियर को बचाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में उसके कमबैक के लिए उस पर और ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता था। इसलिए जब सौमिता ने कहा कि वो कृतिका के पास जाकर मिस्टर साइको की प्रॉफिट से उसे जो रकम दी गई होगी वो रकम उससे ले ले, तो उसने एक पल में उसकी बात मान ली। या यूं कहें कि सौमिता के वो बात कहने से पहले ही उसके मन में ये आइडिया आ चुका था। लेकिन कृतिका से पैसे ले लेने के बावजूद भी उसे उन पैसों से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था। कंपनी को हुआ लॉस इतना ज्यादा था कि उसे 50 या 100 करोड़ से भर पाना मुश्किल था। रही बात सोनाली की, तो उसकी हेल्प कर पाने के लायक भी वो इस वक्त नहीं था। इस बात को सौमिता पहले ही समझ चुकी थी, इसलिए उसने एक ऐसा आइडिया सोच लिया था जिससे कि वीरेंद्र के पैसों को खर्च किए बगैर भी फिल्मी दुनिया में सोनाली का एक ग्रैंड कमबैक करवाया जा सकता था। वीरेंद्र पूरे ध्यान से सौमिता को देखते हुए उसकी बात सुनने के लिए अपने कान खड़े किए हुए था। उसे अपनी ओर बेचैनी से देखते हुए देखकर सौमिता ने कहा, तुम्हें एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीरेंद्र। देखो, कृतिका ने सबसे पहले फाइट क्वीन मूवी में काम किया और तब उसकी जान पहचान डायरेक्टर दिवाकर से हुई। उसके बाद उसने मिस्टर साइको में काम किया और फिर डायरेक्टर तलपेश से उसकी जान पहचान हुई। वो दोनों ही उसके काफी क्लोज भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ वक्त पहले जब ट्विटर पर कृतिका को टारगेट किया जा रहा था तब उन दोनों ने खुद ट्विटर पर एक्टिव होकर उसे डिफेंड किया था। यानी कि वो उन दोनों की ही चहेती है और ऐसे में अगर वो चाहे तो उन दोनों से बात करके सोनाली को उनमें से किसी एक की फिल्म में काम दिला सकती है। वीरेंद्र को सौमिता की बात दमदार लगने लगी थी। वो उसे सुनता रहा और सौमिता आगे कहती रही, बस हमें कृतिका को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो दिवाकर और तल्पेश से सोनाली को उनकी फिल्मों में काम देने के लिए बात करे।
इस वक्त कृतिका की कनेक्शन इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है। हर किसी में इतने काबिल डायरेक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की काबिलियत नहीं होती। इस वक्त दिवाकर और तल्पेश फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और टॉप डायरेक्टर्स की कैटेगरी में आ गए हैं। वो अगर खुद किसी फिल्म को डायरेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उनका किसी दूसरे डायरेक्टर से सोनाली के लिए एक बार बात कर लेना भर भी सोनाली को उन दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्मों में काम दिलवा देगा। उन डायरेक्टर्स में से किसी न किसी एक के फिल्म या वेब शो में सोनाली के लिए कोई अच्छा रोल तो होगा ही। वो चाहे तो किसी डायरेक्टर से बात ना करके किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी सोनाली के लिए बात कर लेंगे, तो सोनाली का करियर पहले की तरह ही सक्सेस करने लगेगा। वीरेंद्र ने सौमिता की बात सुनकर सहमति में अपने सिर को हिलाया। इस तरह तो उसे सच में सोनाली पर एक फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं करनी पड़ेगी और उसकी बेटी को फिल्मों में काम भी मिल जाएगा। और डैड, इतना कहने के बाद सोनाली ने तब तक आगे कुछ नहीं कहा जब तक कि वीरेंद्र अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उसकी तरफ देखने नहीं लग गया। कृतिका ने अपने लिए एक रिच बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। रिच? ये कहने के बाद सौमिता मन ही मन हंस पड़ी। क्या कृतिका का बॉयफ्रेंड अनिकेत की फैमिली से भी ज्यादा रिच हो सकता है? सोनाली ने अपनी होठ सिकुड़ लिए। मुझे नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड अनिकेत की फैमिली से रिच है या नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने जो कुछ भी जाना है उसके हिसाब से उसका स्टेटस काफी हाई है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी उसके साथ काफी पोलाइटली बिहेव करते हैं। इससे तो यही लगता है कि वो एक ऊंचे घराने से बिलोंग करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल उस लड़के की फैमिली के स्कूल में आने पर खुद उसकी फैमिली को रिसीव करने स्कूल के एंट्रेंस तक नहीं जाते। आखिर वो नेशनल फिल्म एकेडमी का प्रिंसिपल था। उसका स्टेटस किसी स्टेट के सीएम के जैसा था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम कृतिका की इन लॉज से मिल चुकी हो? वीरेंद्र ने हैरान होते हुए सवाल किया। हम्म, कुछ वक्त पहले कृतिका को उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी कार से हमारे स्कूल पहुंचाया था। तब कुछ स्टूडेंट्स ने उसे अपने बॉयफ्रेंड की कार से उतरते हुए देख लिया था। उन्होंने कृतिका को लेकर स्कूल में ये अफवाह फैला दी कि फिल्मों में काम पाने के लिए वो किसी की रखैल बन गई है। इस अफवाह को गलत साबित करने के लिए कृतिका के इन लॉ स्कूल में आ गए, जिससे ये क्लियर हुआ कि जिसके कार से उन स्टूडेंट्स ने कृतिका को उतरते देखा था वो उसके किसी शुगर डैडी की नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड की कार थी। सोनाली ने एक्सप्लेन किया। सौमिता कृतिका को लेकर अपनी कड़वाहट को छिपा नहीं पाई। देखो तो दिन पर दिन उसकी किस्मत कितनी अच्छी होती जा रही है। उसने फिल्मों में काम किया और पॉपुलर हो गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब से उसने कदम रखा है तब से उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है और अब तो उसे एक रिच बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। इन बातों को तो सौमिता किसी तरह पचा भी लेती, लेकिन कृतिका का बॉयफ्रेंड अनिकेत की फैमिली से भी ज्यादा रिच है ये बात पचा पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो नामुराद कृतिका इतनी काबिल थी कि किसी लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। अनिकेत सोनाली को पसंद करता था, ये बात काफी नॉर्मल थी। सोनाली थी ही इतनी खास, ऐसे में वो उसे कैसे पसंद नहीं करता? लेकिन कृतिका किसी भी मामले में सोनाली से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा रिच हो, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी सिंपल होगा। कौन सा ऊंचा घराना? जितनी लो स्टैंडर्ड की वो है, क्या उसके बाद कोई ऊंचे खानदान वाला लड़का उसे भी पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद भी एक घटिया फैमिली से बिलोंग करता होगा, तभी तो उसने कृतिका जैसी लड़की को पसंद किया। वीरेंद्र को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन दोनों के अजीब से रिएक्शंस को देखने के बाद सोनाली ने अपने उस शक के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि कृतिका का बॉयफ्रेंड एक्चुअल में कौन है। वैसे ही वो खुद इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थी, इसलिए अभी ऐसा कुछ कहना यूजलेस था। ठीक है, फिर मैं कृतिका से मिलकर आता हूँ, कहते हुए वीरेंद्र सोफे पर से उठ गया। सौमिता ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई और वीरेंद्र की कोहनी को थाम लिया। तुम्हें खुद से वहां जाने की क्या जरूरत है? उसे कॉल कर लो ना, वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारा खुद से उससे मिलने जाना सही नहीं, बल्कि तुम्हें तो उसे कॉल करके यहाँ अपने पास आने के लिए कहना चाहिए। वीरेंद्र सकपका गया। वो कैसे सौमिता को समझाता कि कृतिका अब वो कृतिका नहीं रही जो उसकी कही हर एक बात मान लिया करती थी, लेकिन वो अपने ईगो को भी तो नीचे नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने अपने फोन को उठाया और कृतिका का नंबर ढूंढने के बाद तुरंत उसे कॉल किया। उम्मीद के मुताबिक फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसका कॉल कृतिका को गया ही नहीं। कृतिका ने काफी वक्त पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। वीरेंद्र ने अपना मुंह ऐंठ लिया। उसने तुरंत अनुराधा को कॉल किया और उसके नंबर पर भी उसका कॉल नहीं गया।
वीरेंद्र का गुस्सा हर बीतते पल के साथ बढ़ता जा रहा था। वो जोर से चीखते हुए बोला, इस वाहियात लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। उसकी कही गई बात को सुनने के साथ साथ सौमिता ने देखा कि वीरेंद्र किस कदर कृतिका से गुस्सा हो चुका था। उसने उसे सलाह देने का ड्रामा किया। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा ना हो। ये पहली बार नहीं है जब उसने तुम्हारे नंबर को ब्लॉक किया है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर वीरेंद्र और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। एक्चुअल में सौमिता चाहती भी यही थी। वो चाहती थी कि वीरेंद्र की मुलाकात कृतिका से हो, पर तब जब वो उसे लेकर हद से ज्यादा गुस्सा हो। उसके बाद ही तो वो उसे सबक सिखाएगा और कृतिका ये समझ पाएगी कि इस जिंदगी में वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाएगी। वीरेंद्र अपने घर के दरवाजे को जोर से लात मारता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसका पारा उसके सिर पर चढ़ चुका था। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ अनुराधा के पुराने वाले घर पर चला गया, जहां वो रहा करती थी। अनुराधा! चिल्लाते हुए वीरेंद्र ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा पूरी ताकत के साथ साथ जोर से धक्काया। कौन हो तुम? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? कुछ पल बाद ही किसी ने अंदर से दरवाजे को खोला और वीरेंद्र पर गरज पड़ा। जिन लोगों ने अंदर से दरवाजे को खोला था वो वीरेंद्र के लिए पूरी तरह से अनजान थे। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र उस आदमी की उम्र के बराबर ही लग रही थी। कैसी बेहूदगी है ये? किसी के घर के दरवाजे को ऐसे पीटा जाता है क्या? वो आदमी गुर्राते हुए बोला। वो आदमी दिखने में किसी पहलवान से कम नहीं लग रहा था। वो कद में वीरेंद्र से कम 2 फीट ज्यादा लंबा लग रहा था। साथ ही उसकी मस्कुलर बॉडी पर नजर पड़ने से कोई भी ये कह सकता था कि वो किसी स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता होगा। इस वक्त तो अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए वीरेंद्र को घूर रहा था। वीरेंद्र भी उन्हें देखकर हैरान होने के साथ साथ चिढ़ गया। उसने बेरुखी से उन दोनों को देखा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? उस आदमी ने बेरुखी दिखाई और तेज आवाज में बोला। उसने अपने सिर को गर्व से ऊंचा उठाया और फ्लोर की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए बोला, ये मेरा घर है और मेरे घर आकर मुझ पर चिल्लाने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने दरवाजे को ऐसे पीटा जैसे तुम अपने किसी दुश्मन के घर आए हुए हो। क्या चाहते हो तुम? उस सवाल के साथ ही वो आदमी पलटा और पीछे खड़ी अपनी पत्नी को बोला, 100 पर कॉल करो और पुलिस को यहाँ बुलाओ। क्या? तुम्हारा घर? वीरेंद्र ने सवाल किया। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? मैंने ये घर खरीदा है लीगली, फिर ये घर मेरा कैसे नहीं हो सकता है? दिमाग सटका हुआ है क्या तुम्हारा? वो आदमी एकदम से वीरेंद्र के चेहरे के सामने आकर चिल्लाया। वीरेंद्र एक पल के लिए घबरा गया। फिर खुद को संभालते हुए उसने सवाल किया, तो फिर जो लोग पहले यहाँ रहते थे वो कहाँ गए? ये बात मुझे कैसे पता होगी? अब निकलो यहाँ से। अगर तुम नहीं गए तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, फिर तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा ये भगवान ही जाने। उस आदमी ने वीरेंद्र को धमकी दी। अब की बार उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी ने उनकी बहस को सुन लिया और फिर वो अपने फ्लैट से बाहर आया। तुम फिर से यहाँ तमाशा करने के लिए चले आए? वीरेंद्र के वहां आकर बार बार तमाशा करने के कारण उस पड़ोसी के लिए वीरेंद्र कोई अनजान इंसान नहीं रहा था। वीरेंद्र भी उसे देखकर भड़क उठा, लेकिन अपने गुस्से को काबू में करते हुए उसने उस पड़ोसी से सवाल किया, यहाँ जो माँ बेटी रहते थे वो कहाँ गए? वो पड़ोसी रूखेपन से हंस पड़ा। वो लोग काफी पहले यहाँ से कहीं और चले गए। तुम्हें भी अब उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ से उनके जाने की वजह तुम ही हो। इसलिए इस घर को छोड़ने के बाद वो तुम्हारे रोज रोज के टॉर्चर से आजाद हो चुके हैं। वो लोग कहाँ गए बताओ मुझे? वीरेंद्र ने रूखेपन से सवाल किया। ये मुझे कैसे पता होगा? उस पड़ोसी ने कहा। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? ओहो हो, वैसे तो मुझे खुद इतने लंबे समय तक रह रहे मेरे पड़ोसी का यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, उन्होंने जो किया ना एकदम सही किया। तुम्हारे जैसा एक्स हस्बैंड जिस तरह से बार बार आकर उन्हें परेशान कर रहा था, वैसे में अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं तो कब का तुम्हें बिना बताए इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला ही गया होता। तुम्हारे जैसे नीच और गिरे हुए इंसान को वो क्यों बताते कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? इसलिए कि तुम बार बार आकर उन्हें परेशान करो। उनके पीछे दरवाजे पर खड़ा वो पहलवान आदमी गुस्से से बिफर उठा। अब समझ में आया कि क्यों तुमने यहाँ आते ही मेरे घर के दरवाजे को इतनी बुरी तरह पीटा। तुम्हें देखने भर से मैं समझ गया हूँ कि तुम एक सनकी हो। पता नहीं अगर मेरी जगह इस घर में रहने वाले पुराने लोग ही दरवाजा खोलते तो शायद दरवाजे के खुलते ही तुम तो उन पर हाथ भी उठा देते। तुम्हारे जैसे सनकी के कारण तो अच्छा भला इंसान अपना घर ही बदल ले। खैर,
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर यहाँ दोबारा आकर तुमने फिर से मेरे घर के दरवाजे को पीटा, तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वीरेंद्र को धमकी देने के बाद उस आदमी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। इधर वीरेंद्र को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनुराधा को कहाँ ढूंढे। उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना वो स्कूल जाकर कृतिका से मिले, लेकिन आज तो सोनाली स्कूल ही नहीं गई थी। इसका मतलब साफ था कि आज स्कूल में कृतिका की कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि वो और सोनाली दोनों एक ही बैच में थी, यानी कि वो उसे स्कूल में भी नहीं मिलेगी। वो बस अपने घर वापस आकर सोनाली से उसकी क्लास के स्केड्यूल के बारे में जानकारी ले सकता था, ताकि मंडे को उसके स्कूल जाकर वो कृतिका से मिल सके। इस वक्त तो कृतिका निखिल के साथ उसके घर पर थी। वो उसके बर्थडे के लिए खुद से केक तैयार कर रही थी। निखिल वहीं किचन के नजदीक बने डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे काम करते हुए देख रहा था। तुमने कहा था तुम मेरा बर्थडे मेरे लिए सेलिब्रेट करोगे, पर लगता है मेरे बर्थडे के दिन पूरे समय तुम्हें बस केक ही बनाना है। कृतिका भी थोड़ा गिल्टी फील करने लगी। मैं एक्चुअल में सोच ही नहीं पाई कि मुझे तुम्हारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है। वो आज से पहले कहते कहते कृतिका चुप हो गई। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके बर्थडे को बस 2 या 3 साल होने तक सेलिब्रेट किया गया था। उस दौरान किसी के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब ना तो वो समझ सकती थी और ना ही याद रख सकती थी। 3 साल की बच्ची जो ABCD याद नहीं रख सकती है, वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये कैसे याद रखती। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वीरेंद्र हमेशा इस बात का बहाना बनाकर उसके बर्थडे के दिन गायब रहता था कि उसे कोई जरूरी काम है। एक्चुअल में वो किसी काम में नहीं, बल्कि सौमिता के साथ अपने नाजायज रिश्ते में बिजी रहता था और हर बार उसके बर्थडे को भूल जाता था। उस दौरान वीरेंद्र की कंपनी को शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए अनुराधा कृतिका के बर्थडे को ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। इसलिए उसके बर्थडे के दिन वो बाजार से कोई केक ना खरीद कर खुद से उसके लिए एक केक बनाती थी, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी केक काटते और खाने में पूरी और दम आलू की सब्जी बनाते। उसके बर्थडे के दिन उसके घर पर सिर्फ वो और उसकी माँ ही रहा करते थे। वीरेंद्र हमेशा उसके बर्थडे के दिन गायब रहता था और आखिर में वीरेंद्र ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया। सौमिता अपने साथ राठौर फैमिली में सोनाली को लेकर आई। वो सोनाली जिसका बर्थडे वीरेंद्र कभी भूला नहीं। सोनाली के उसकी जिंदगी में आने के बाद वीरेंद्र उससे जुड़ी किसी भी बात को कैसे याद रख पाता। वीरेंद्र से डिवोर्स के बाद अनुराधा की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। उन्हें हमेशा उसका बर्थडे याद रहता था, लेकिन कृतिका ने उसकी बिगड़ती हेल्थ के कारण कभी उन्हें अपना बर्थडे शानदार ढंग से सेलिब्रेट करने ही नहीं दिया। एक तरह से उसने एक लंबे वक्त से अपना बर्थडे या यूं कहें किसी के भी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि किसी के जन्मदिन को कैसे खास बनाया जाता है। उसे तो अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं आता था, तो वो कैसे किसी और के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाती। खुद के बर्थडे को लेकर उसे बस एक बात याद थी, और वो थी कुकर में बनाया गया उसके माँ के हाथ से बना केक और पूरी के साथ दम आलू की सब्जी। लेकिन कृतिका ने इन चीजों के बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। इस वक्त उसकी जिंदगी में निखिल की वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा था। ऐसे में अतीत से जुड़ी पूरी यादों को कुरेदना ना उसके लिए अच्छा था और ना ही निखिल के साथ उसके रिश्ते के लिए। लेकिन अब निखिल सोच में पड़ चुका था। कृतिका से पहली बार मिलने के बाद उसने अनुपम से कहकर उससे जुड़ी सारी जानकारी निकलवाई थी। अनुपम ने भी कृतिका की जिंदगी से जुड़ी हर एक बात को, जो कि उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक से ताल्लुक रखती थी, उसे डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया था। जो कुछ भी वो जान पाया उसने वो सब कुछ निखिल को अच्छे से बतला दिया था। लेकिन कृतिका की बर्थडे से जुड़ी उसकी बुरी यादें जो सिर्फ उसके मन में थी, वो उसके बारे में कैसे जान सकता था। ये बात ना वो जान पाया और ना ही निखिल को बता पाया। लेकिन कृतिका की दर्द भरी मुस्कुराहट ने निखिल को इतना तो एहसास दिला दिया था कि बर्थडे से जुड़ी कृतिका की यादें बहुत अच्छी नहीं है। निखिल मन ही मन खुद को कोसने लगा कि क्यों उसने अभी अभी कृतिका को ताना मारा। अचानक से वो उठा और कृतिका के चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगा। कृतिका एकदम से सरप्राइज हो गई। केक की डिजाइन करते हुए गलती से उसने लगभग खुद ही उस केक को काट डाला था। निखिल ने तुरंत उसके हाथ को थाम लिया। सच कहूं तो तुम्हारा मेरे पास होना और मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना ही मेरे लिए काफी है। उसके बाद उसने अपनी आवाज को धीमा किया और सेक्सी अंदाज में मुस्कुरा उठा, जिससे कि कृतिका के कान सनसना उठे। तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट हो। वैसे सच कहा जाए तो निखिल के लिए कृतिका का उसके पास होना सच में काफी था। उसे और कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं चाहिए था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, एक प्रेजेंट और भी है, लेकिन वो तुम्हें रात में मिलेगा।
निखिल ने फिर कृतिका को आंख मारी। सच में? क्या क्या बताओ मुझे। रात होने में कितनी देर है? थोड़ी देर और बस। निखिल सच में लाचार सा महसूस फील कर रहा था। उसने गुस्से से कृतिका के नोज को हल्का सा पिंच किया। निखिल का बर्थडे हर बार इसी तरह से बीतता था, सिंपल और पीसफुल। लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपने बर्थडे पर कृतिका के हाथ से बने केक को टेस्ट किया था। वो लोग वही किचन के पास लगे टेबल पर बैठ गए। कृतिका उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। किचन के पास लगे उस टेबल के ऊपर एक डेकोरेटिव लाइटिंग लगी थी, जिससे आधी रोशनी में वो टेबल ग्लो कर रहा था। साथ ही साथ उसकी रोशनी के कारण कृतिका और निखिल भी ग्लो करने लगे थे। निखिल के केक को कट कर लेने के बाद कृतिका प्यार से उसे वो केक खाते हुए देखने लगी। उसने भी थोड़ा सा केक खाया, लेकिन बाकी का केक निखिल ने हड़प लिया। घर में मौजूद किसी भी सर्वेंट के लिए उसने केक का एक स्लाइस तक नहीं छोड़ा। निखिल ने महसूस किया कि इस बार का उसका बर्थडे उसके पिछले मनाए गए सभी बर्थडे से काफी एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग था। उस डेकोरेटिव लाइटिंग से आती रोशनी में कृतिका को देखकर निखिल को लग रहा था कि जैसे इस पूरी दुनिया में अब सिर्फ वो और कृतिका ही मौजूद है और समय रुक चुका है। तभी उसे याद आया कि कृतिका का बर्थडे तो 16 दिसंबर को है और दिसंबर के आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। रात के वक्त जब वो दोनों अपने कमरे में आ गए और कृतिका रूम से अटैच्ड बाथरूम में अपने हाथ मुंह धोने लगी, तो निखिल उसे प्यार से तंग करने के लिए उसके पास आया। मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? उसकी शरारत भरी हरकत से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो उसके पास एक्चुअल में एक गिफ्ट मांगने के लिए आया था। उसकी गर्म सांसें कृतिका की गर्दन से होते हुए उसके कानों के किनारों से टकराई। कहीं तुम खुद ही तो मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं बनने वाले हो। निखिल ने फिर कृतिका के कमर को अपने हाथों से लपेट लिया और अपनी उंगली को कृतिका की नाभि में चुभा रहा था। मैं अपने बर्थडे प्रेजेंट को ओपन करना चाहता हूँ। कृतिका ने उसकी कलाई पर जोर से चपत लगाई, जिससे कि निखिल ने उसकी कमर को छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए सच में गिफ्ट लाई हूँ, इसलिए अपनी बदमाशियां अभी के लिए बंद करो। फिर उसे हल्का सा धक्का देकर वो वहां से भाग पड़ी। कुछ पल के बाद जब वो वापस कमरे में आई, तब उसने अपने हाथों में एक पैक्ड गिफ्ट थाप रखा था। ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। कृतिका ने वो पैकेट निखिल को थमा दिया। निखिल ने झट से वो रैप्ड पैकेज ओपन किया। उस पैकेट में एक फाउंटेन पेन था। उस पेन का ब्रांड वही ब्रांड था जिसे निखिल हमेशा से यूज करता आया था। अब से तुम इसे अपने काम के लिए यूज करना, कृतिका ने कहा। ये कहते हुए उसकी भौहें भी गुस्से से उठ गई। उसने निखिल को एक्सप्लेन किया, मुझे याद है कि जब मधुलिका पहली बार तुम्हारे ऑफिस में आई थी, तब तुम अपने ऑफिस में नहीं थे। उस दौरान वो तुम्हारे पेन से खेलते हुए उसे किस करने वाली थी। अगर गलती से उस वक्त मैं ऑफिस में नहीं आई होती ना, तो उसने तुम्हारे पेन को किस कर भी लिया होता। उसकी बात सुनकर निखिल मुस्कुरा उठा। उस वक्त जब तुमने इस बात को मेंशन किया था, तो तुम सबके जाने के बाद मैंने उस पेन को डस्टबिन में फेंक दिया था। लेकिन फिर भी जब मुझे उस इंसिडेंट की याद आई, तो मैंने तुम्हारे लिए खुद से ये पेन खरीद लिया। अब से तुम जहां भी जाओगे तो ये पेन तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें कुछ भी लिखना हो, चाहे वो एक छोटा सा सिग्नेचर ही क्यों ना हो, तो तुम इसी पेन से लिखोगे। शायद आगे भी तुम्हारी गैर हाजिरी में मधुलिका की तरह कोई बेशर्म लड़की तुम्हारे ऑफिस में आए और तुम्हारे पेन को किस करने की कोशिश करे, या शायद किस कर भी ले, तो भी क्योंकि ये पेन मैंने तुम्हें दिया है, ये सोचकर ही मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है। निखिल ने ये कहते हुए वो पेन अपने ब्रीफ केस में रख दिया। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और जहां भी जाऊंगा ये पेन अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अब सिग्नेचर भी इसी पेन से करूंगा। कृतिका मुस्कुरा उठी। फिर उसने कहा, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। उसके बाद उसने अपने सिर को झुकाते हुए वो वॉशरूम में चली गई। निखिल को उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लग रही थी। कृतिका का वॉशरूम जाते हुए अपने सिर को झुकाने का मतलब क्या था? दूसरी तरफ वॉशरूम में कृतिका अपनी टॉल में लपेटकर अच्छे से छुपाई हुई शिफॉन की साड़ी निकाल रही थी। उसने चुपचाप उसे ऑनलाइन खरीदा था। जब वो साड़ी यहाँ निखिल के घर पर आई थी, तो वो कितना ज्यादा शर्मिंदा हुई थी, ये बात सिर्फ वो जानती है या फिर भगवान जी। उस समय वो स्कूल में ही थी। घर पर सुलोचना आंटी ने उस साड़ी की डिलीवरी रिसीव की थी। भगवान का शुक्र था कि उन्होंने वो पैकेट ओपन करके नहीं देखा। जब कृतिका घर आई तो सुलोचना आंटी ने उसके लिए आए पार्सल के बारे में उसे बताया, तो वो बेचारी पूरी तरह शर्मिंदा हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि तब सुलोचना उसे अलग ही नजर से देख रही थी। वो साड़ी सफेद रंग की थी, काफी पतली और ट्रांसपेरेंट। इसे पहनने पर कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। हाँ, लेकिन इसे पहनने वाली लड़की की खूबसूरती रोमांस के माहौल में उसके नॉर्मल ब्यूटी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। इसका ट्रांसपेरेंट होना कामुकता की वो आखिरी सीढ़ी थी, जिसे पहनने वाली लड़की तक उसका प्यार हमेशा से पहुंचना चाहता था।